हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस करेंगे आज हम जॉन ड्राइडन के बारे में। जॉन ड्राइडन के लाइफ के और उनके वर्क्स के ऊपर और कुछ एमसीक्यूज के साथ ये आज की वीडियो होने वाली है। एमसीक्यूज भी जॉन ड्राइडन की लाइफ और वर्क्स के ऊपर ही रिलेटेड होंगे। तो शुरू करते हैं जॉन ड्राइडन के बारे में। जॉन ड्राइडन न्यू क्लासिकल एज के तो पहले मैं बता देती हूँ, न्यू क्लासिकल एज है ना जो, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। न्यू क्लासिकल एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पूरी न्यू क्लासिकल एज है वो 1660 से लेकर 1785 की एज को हम न्यू क्लासिकल एज बोलते हैं। और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज रेस्टोरेशन एज, जिसको 1660 से लेकर 1700 तक की एज को हम रेस्टोरेशन बोलते हैं, और इसी एज को हम एज ऑफ ड्राइडन के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड नंबर पे है जो ऑगस्टन एज 1700 टू 1745, और इसको पॉप की एज ऑफ पॉप भी बोलते हैं। देन एज ऑफ सेंसिबिलिटी आ जाता है, इसमें डॉक्टर जॉनसन है वो प्रोमिनेंट होते हैं। ये इसका टाइम ऑफ पीरियड है एज ऑफ सेंसिबिलिटी का 1745 टू 1785। तो ये हमने बात करनी है जॉन ड्राइडन के बारे में। जॉन ड्राइडन की सिर्फ हमने पहले तो ये वाली डेट देख रहे हो आप, ये है उनके लाइफ स्पेन 1631 से लेकर 1700, ये तो उनका लाइफ स्पेन है जॉन ड्राइडन का। तो अगर हम एज ऑफ ड्राइडन की बात करें तो वो एज, इसको रेस्टोरेशन एज भी बोलते हैं। 1660 से लेकर 1700 की एज को हम एज ऑफ ड्राइडन बोलेंगे। तो ऐसे ही हम देखते हैं, आगे डिटेल से देखेंगे। और तो जॉन ड्राइडन ये एक पोइट भी हैं, इंग्लिश क्रिटिक भी हैं, ट्रांसलेटर भी हैं, प्ले राइट भी हैं। तो ये उन्होंने सब में काम किया है। पोइट भी थे, पोइम्स भी लिखी, क्रिटिकली भी वर्क किया, ट्रांसलेशन भी की और प्लेस भी लिखे। तो हमने देखा ही है जॉन ड्राइडन का जो बर्थ होता है 1631 में होता है और डेथ 1700 में होती है। तो ये फर्स्ट पोइट लॉरेट भी रहे और 1668 से लेकर 1688 की एज तक ये अपने पोइट लॉरेट रहे इंग्लैंड के। तो ये प्यूरिटन कॉज ऑफ पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, ये प्यूरिटन थे। तो वाल्टर स्कॉट थे ना, उन्होंने इनको टाइटल दिया, जिसमें उन्होंने इनको टाइटल दिया है ग्लोरियस जॉन। ये वाल्टर स्कॉट ने टाइटल दिया है जॉन ड्राइडन को। ओके, डॉक्टर जॉनसन भी हैं। डॉक्टर जॉनसन ने भी उनको बोला है ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्वल। ये जॉन ड्राइडन के लिए ये लाइंस बोली हैं, कहा है डॉक्टर जॉनसन ने। देन आ जाता है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स लिखी थी, बात कर ही चुके हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स कौन सी है? हीरोइक स्टैंजा जो 1659 में इनका वर्क आता है। ये जो एक यूलॉजी है, यूलॉजी मतलब होता है प्रेज में। तो इन्होंने प्रेज में लिखी है, किसकी प्रेज में लिखी है? क्रॉमवेल की प्रेज में ये उन्होंने हीरोइक स्टैंजा लिखा है और उनकी डेथ के बाद लिखा है। और उनकी डेथ 1658 में होती है, क्रॉमवेल की डेथ, और 1659 यानी कि आफ्टर 1 ईयर उन्होंने हीरोइक स्टैंजा लिखा। और ये उन्हीं के लिए यूलॉजी है, क्रॉमवेल के लिए ये है, उनको डेडिकेट है हीरोइक स्टैंजा, जो इनका फर्स्ट वर्क है ड्राइडन का। तो नेक्स्ट आ जाता है एस्टेरिया रिडक्स। तो ये भी, और उनके बाद क्रॉमवेल के बाद आते हैं चार्ल्स सेकंड, तो वो आ रहे हैं। तो उनकी वेलकमिंग में भी इन्होंने वर्क लिखा है एस्टेरिया रिडक्स, जो 1660 में इनका वर्क आता है। ये एक रॉयल पैनेगैरिक है। रॉयल पैनेगैरिक क्या होता है? रॉयलिस्ट पैनेगैरिक क्या होता है? ये फॉर्मल पब्लिक स्पीच होती है। ये है वेलकम करते हैं अपने इस वर्क में ये चार्ल्स सेकंड को। ये मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये थिएटर क्लोज हो गए थे 1660 में। तो ये ओपन हुए थे किसके आने के 1660 में, चार्ल्स सेकंड के आने के बाद जो थिएटर्स हैं वो दोबारा से ओपन हो गए थे। इससे पहले 1642 में इनको क्लोज्ड कर दिया गया था, यानी कि 1642 से लेकर 1660 तक ये थिएटर्स क्लोज्ड रहे थे। और चार्ल्स सेकंड के आने के बाद ये दोबारा री ओपन हो जाते हैं। देन आ जाता है इनका थर्ड वर्क है एनस
मिराबिलिस, ये 1667 में आता है। ये इस वर्क में वो जो ग्रेट फायर लगी थी जिसमें बहुत नुकसान हुआ था लंदन में, उसके बारे में बताया है। और इन्होंने सम इवेंट्स भी बताए हैं वॉर के बारे में, जिस वॉर हुई थी इंग्लैंड की हॉलैंड के साथ, उसके इवेंट्स भी इसमें एनस मिराबिली में बताए हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी पोइम है जो वेलकम करती है चार्ल्स सिकिन का? वो है एस्ट्रेरिया रिडक्स। और ये जिसमें इवेंट्स बताए गए हैं लंदन फायर के और हॉलैंड वॉर के, वो है एनेक्स मिराबिली। ओके, देन रिलीजियो लेसी भी लिखा है। रिलीजियस लेसी का मतलब क्या होता है पहले ये बता देती हूँ। रिलीजन ऑफ लेमैन इसका मतलब होता है। जो 1682 में इनका ये वर्क आया। ये इसमें ये डिफेंड करते हैं एंग्लिकन चर्च को। एंग्लिकन ये तो वैसे प्यूरिटन थे। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, ये तो ड्राइडन ऐसे हैं, जैसा भी कोई आता है, जैसा भी कोई रूलर आता है वो वैसे ही बन जाते हैं। तो ऐसे हैं ये हमारे जॉन ड्राइडन। तो इन्होंने ये वर्क लिखा था द हिंद एंड द पैंथर। द हिंद एंड द पैंथर भी इनका बहुत फेमस वर्क है। जब जेम्स सेकंड आए थे, मोनार्क बने थे 1685 में, तो वो कैथोलिक थे। ये मैंने बताया था ना, ये प्यूरिटन थे, ठीक है। वो ड्राइडन भी कैथोलिक बन गए थे जेम्स सेकंड के आने के बाद। तो इन्होंने अपना जो कन्वर्जन है रोमन कैथोलिक में वो सेलिब्रेट करते हैं इस वर्क में, द हिंद एंड द पैंथर में। हिंद इस वर्क में रोमन चर्च को बोला है और पैंथर बोला है एंग्लिकन को। ओके, ये जो वर्क है 1687 में आता है। और जो जेम्स सेकंड है वो 1685 में आते हैं। और लिरिकल पोइम्स भी इन्होंने लिखी हैं। लिरिकल पोइम्स दो लिरिकल पोइम्स हैं। फर्स्ट है अलेक्जेंडर फीस्ट, सेकंड है सॉन्ग ऑफ सेंट सीलियस डे। ये दो लिरिकल पोइम है जॉन ड्राइडन की। देन आ जाता है, इन्होंने सैटायरिकल पोइम्स भी लिखी। सैटायरिकल पोइम्स में नंबर 1 पे आती है, बहुत फेमस पोइम है। थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। एब्सालम एंड एकिटोफल, ये 1681 में आई ये पोइम है। और ये एक पॉलिटिकल सैटायर है, ये एक बिब्लिकल स्टोरी है, उस पर बिब्लिकल कैरेक्टर्स लिए हैं और रेडिकुलस करते हैं ये विग पार्टीज पे। ये विग है क्या, विग पार्टीज क्या है ये भी तो देख लेते हैं। तो पार्टीज, दो तरह की पार्टीज थी भाई इंग्लैंड में, एक थी विग पार्टी, एक थी टॉरीज। तो जो विग पार्टी थी वो देखती थी who sought to limit the royal power, जो लिमिट देखती थी किसकी, मतलब रॉयल पावर की लिमिट देखती थी। और जब ये जो टॉरीज पार्टी है वो देखती थी ग्रोइंग पावर ऑफ पीपल्स, ये पीपल्स की ग्रोइंग पावर को देखती थी। विग्स रॉयल पावर को देखती थी और ये जो टॉरीज है वो पब्लिक पावर को देखती थी। ये जो वर्क है एब्सालम एंड एकेटोफल, इसमें वो विग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जानी कि ये रॉयल पावर के सपोर्ट में थे। ये एक सैटायरिकल वर्क है, पॉलिटिकल सैटायर है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे। तो इसमें जो इनका जो वर्क है, ये इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे चार्ल्स सेकंड है, वो चार्ल्स सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इस वर्क में कैरेक्टर है किंग डेविड। किंग डेविड चार्ल्स सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ है, जो इलिजिटिमेट सन था चार्ल्स सेकंड का, उसको ये एब्सैलम है जो इसमें इस वर्क में है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो शेफ्सबरी को रिप्रेजेंट कर रहा है एकेटोफल, और बेकिंगम को जिमरी रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये जो शेफ्सबरी है वो लीडर होता है विग पार्टीज का। तो ये जो पोइम है एकेटोफल, ठीक है जी, एब्सैलम एंड एकेटोफल, ये डील्स करती है पीपल्स के प्लान की, कि वो कैसे वे प्रिवेंट करते हैं जेम्स सेकंड को, कि वो कैसे वो थ्रोन पे आए और वो ड्यूक ऑफ मैनमोथ को वो बना दे, राजा बना दे, ठीक है, जेम्स सेकंड को हटाकर। तो ये इस जो पब्लिक प्लान बना रही थी उसको पॉपिश प्लॉट बोला जाता है, जो 1678 में
मतलब ये उन्होंने प्लान बनाया था। ओके, देन आ जाता है इनका सेकंड सैटायरिकल पोइम, दैट इज द मेडाल। द मेडाल का फुल टाइटल है द मेडाल और द सटायर अगेंस्ट अ सिडेशन। ये इनका सेकंड सैटायरिकल पोइम है जॉन ड्राइडन की। देन आ जाता है थर्ड वर्क, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस वर्क। ये फेमस वर्क है द मैकफेलनो। ये 1682 में आता है। इसका फुल टाइटल है द मैकफेलनो और अ सैटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस। तो टीएस का मतलब क्या है? ये है थॉमस शेडविल। तो थॉमस शेडविल को के ऊपर सैटायर किया है इस वर्क में। और इसमें जो जितने भी नॉनसेंस पोइट हैं लिटरेरी, इन्होंने थॉमस सेक्विल और जितने भी और लिटरेरी पोइट हैं उनको ये बोलते हैं ये किंगडम ऑफ डलनेस में रहते हैं। और ये सन है और हायर हैं किसके? रिचर्ड फ्लेक्नो के, जो वो भी एक अच्छा पोइट नहीं था। तो क्या है जी, तो ये जो द फ्लेक्नो का मतलब क्या होता है? किंगडम ऑफ नॉनसेंस एंड डलनेस। तो किंगडम ऑफ नॉनसेंस एंड डलनेस होता है द फ्लेक्नो का मतलब। ओके, तो ये जो लिखी थी इसके रिस्पॉन्स में भी द फ्लेक्नो के रिस्पॉन्स, ये किसी के रिस्पॉन्स में लिखी थी? ये द मेडल्स ऑफ द जॉन बायल्स के रिस्पॉन्स में लिखी थी। जो शेडवेल का वर्क था द मेडल्स ऑफ जॉन बायल्स, इसके रिस्पॉन्स में द मैकफ्लेक्नो ये वर्क लिखा था। जो शेडवेल है ना, तो शेडवेल को ये ना मैं आपको ये आगे बताऊंगी भी, तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। जो शेडवेल हैं वो पोएट लॉरेट बने थे 1689 में। 1600 हमने देखा ही है, वो जो जॉन ड्राइडन है वो उनकी तो डेथ नहीं हुई थी, मगर फिर भी इनको बना दिया गया था 1689 में। क्यों? क्योंकि उनको हटा दिया गया था, जॉन ड्राइडन को हटा दिया गया था। पोएट लॉरेट की उनसे उपाधि ले ली गई थी और शेडविल को दे दी गई थी, जिसके साथ उनका लिटरेरी हम बोल सकते हैं वॉर चल रही थी। ठीक है, तो ये क्यों किया था? क्योंकि इसके बाद दो मोनार्क आए थे और वो बोल रहे थे, वो अपने जो रिलीजन की ओथ लेने को बोल रहे थे, मगर जो ड्राइडन ने मना कर दिया था, क्योंकि वो जेम्स सेकंड के वो बन गए थे, जो उन्होंने कैथोलिक बन गए थे ना। तो अब वो कैथोलिक से फिर वो दोबारा किसी और धर्म में टर्न नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने पोइट जो लॉरेट की उपाधि होती है वो उनसे छीन कर शेडविल को देती, थॉमस शेडविल को दे दी। ठीक है, आगे आ जाता है ड्राइडन के प्लेस के बारे में अब देखेंगे। ड्राइडन के प्लेस की बात करें तो इनके प्लेस द वाइल्ड गैलेंट, तो ये 1663 में, द इंडियन एम्परर ये 1665 में ये इनका प्ले आया। तो ये अ मैरिज ला मेड 1672 जो एक कॉमेडी वर्क है। ऑल फॉर लव ये 1678 में आया, जिसमें ब्लैंक वर्स यूज किया है। तो ये मैंने ये ऐसा क्यों लिखा ब्लैंक वर्स यूज किया है? क्योंकि जितने भी इनके प्ले थे ये हीरोइक ड्रामा में लिखते थे, हीरोइक वर्स में लिखते थे, मगर सिर्फ ये जो ऑल फॉर लव है जिसका और टाइटल है द वर्ड्स वर लॉस्ट, इसको सिर्फ उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा था। और ये वर्क इन्फ्लुएंस होकर लिखा था शेक्सपियर के वर्क एंटनी एंड क्लियोपैट्रा से इन्फ्लुएंस होकर लिखा था, और उसी वर्क को इन्होंने थोड़ा सा पॉलिश किया है, जो एंटनी एंड क्लियोपैट्रा भी होते हैं इस वर्क में। ओके, ऑल फॉर लव में जो 1678 में आया है ये वर्क। औरंगजेब एक ट्रेजेडी है, और ये एक मुगल इंडियन एम्परर हुए हैं, उनके ऊपर ही ये वर्क लिखा है 1675 में। द कॉन्क्विस्ट ऑफ द ग्रेनाडा, ये 2 पार्ट्स में है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, द कॉन्क्विस्ट ऑफ ग्रेनाडा। ओके, देन आ जाता है, क्रिटिक भी थे ना, तो क्रिटिक के तौर पे भी देख लेते हैं ड्राइडन को। तो एज अ क्रिटिक भी उन्होंने वर्क किया, तो मैंने आपको बताया ही था कि ये थोड़ा सा इन्होंने अपने ड्रामास भी लिखे थे और प्लेस भी लिखे थे, क्रिटिक भी थे। क्रिटिकल वर्क इनका बहुत फेमस वर्क है ऐसे ऑन द ड्रामेटिकल पोइज, जो 1668 में लिखा, ये कन्वर्सेशनल फॉर्म में लिखा गया है, और ये प्ले के समय
लिखा गया था और 1666 में प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से थिएटर को बंद कर दिया गया था दोबारा से, और जिसके टाइम का इन्होंने फ़ायदा उठाया और तब ये इन्होंने ये क्रिटिकल वर्क लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे ऑन ड्रामेटिकल पोइज़ी लिखा। और इसमें ये कन्वर्सेशनल फॉर्म में है और इसमें 4 ये जो बोल सकती हैं स्कॉलर्स होते हैं, वो बातें करते हैं, जिसमें होता है निएंडर होता है, खुद ड्राइडन के जो ड्राइडन है निएंडर के ज़रिए ही अपने सारे व्यूज़ देता है। और 4 करैक्टर और 3 करैक्टर कौन से होते हैं, यूजीनियस होता है, क्राइस्ट होता है और लिसिडियस होता है, ये चारों होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये चारों बातें करते हैं भी पोइट्री कैसी होनी चाहिए, ठीक है, पोइट्री में राइम होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, एंशिएंट पोइट्री अच्छी थी, मतलब ये मॉडर्न पोइट्री अच्छी है, इसमें ये कन्वर्सेशनल फॉर्म में ये बातें करते हैं इस वर्क में। तो बहुत अच्छा वर्क है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी वर्क है और 1668 में लिखा आया इनका ये वर्क। 1666 में ये थिएटर क्लोज हो गए थे, इसीलिए इन्होंने ये अपना इम्पॉर्टेंट मास्टरपीस अपना ये वर्क दिया। ओके, तो सैमुअल जॉनसन ने इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी बोला है। ड्राइडन के जो स्कूल ऑफ पोइट्री है उसको करेक्ट स्कूल ऑफ पोइट्री भी बोला जाता है। ओके, देन देखते हैं ट्रांसलेशन भी इन्होंने की। ट्रांसलेशन में द वर्क ऑफ द वर्जिल को इन्होंने ट्रांसलेट किया 1697 में, और द फेबल एंशिएंट एंड द मॉडर्न 1700 में ये किया। तो ट्रांसलेशन भी इन्होंने क्यों की, क्योंकि इनको पहले तो इनके पेंशन वगैरह आ जाती थी क्योंकि पोइट लॉरेट थे, अब इनके से उपाधि ले ली गई थी क्योंकि 1689 में थॉमस शेडविल को बना दिया गया था पोइट लॉरेट, जिसकी वजह से अब ये इन्होंने और भी काम किए, इन्होंने ट्रांसलेशन की, जैसे ये वर्क फिर भी ये इनके बहुत फेमस माने जाते हैं, ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छी ट्रांसलेशन की है। तो इन्होंने ऑड्स भी लिखी, ऑड्स जैसे सॉन्ग फॉर अ सिसिलियाज डे और अलेक्जेंडर फीस्ट और द पावर ऑफ अ म्यूजिक, जिसको ऑड्स यानी कि लिरिक वर्क भी बोल सकते हैं, ये भी इन्होंने लिखे। तो आगे आ जाता है, थोड़े से वो भी देखेंगे हम, एमसीक्यूज देख लेते हैं। हु रोड द कॉन्क्विस्ट ऑफ द ग्रेनाडा, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये जॉन ड्राइडन का वर्क है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये एक प्ले है। ओके, और ये ट्रेजिडी है, ट्रेजिडिकल प्ले है। तो औरंगजेब किसने लिखा, ये भी नहीं, ड्राइडन का वर्क है, डन का थोड़ा है, ये गलत है। ओके, ड्राइडन का ही वर्क है औरंगजेब। ओके, औरंगजेब ड्राइडन का वर्क है। ओके, आगे आ जाता है द बेस्ट नॉन ऑथर ऑफ रेस्टोरेशन ट्रेजिडी। बेस्ट नॉन ऑथर कौन है उसके रेस्टोरेशन ट्रेजिडी के, वो माने जाते हैं ड्राइडन। ड्राइडन माने जाते हैं रेस्टोरेशन ट्रेजिडी के बेस्ट नॉन ऑथर। देन नेम ड्राइडन्स लास्ट राइम्ड प्ले। राइम्ड प्ले है लास्ट, वो है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब है ये एक ट्रेजिडिकल लास्ट rhymed play है। ओके, when I consider life it is all a chat, yet fooled with the hope men favor the deceit, these line are from औरंगजेब। ये औरंगजेब जो इनका वर्क है, लास्ट राइम वर्क है, उसमें से ली गई हैं। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो जॉन ड्राइडन। आई होप आपके लिए ये